स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी की 6 से 12 तक की किताबें। और मैंने बताया था बेसिक जीएस अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, साइंस की 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की किताबें अगर पढ़ लेते हैं तो आपका जीएस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैंने इतिहास और भूगोल शुरू किया है, 6 से 12 तक की किताबें पढ़ा रहा हूँ। और इतिहास में अभी तक मैंने 2 या 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, शायद 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। क्लास 6 की किताब में पढ़ा रहा हूँ इस समय, इतिहास और भूगोल दोनों की, क्लास 6 की बुक। ओके, तो इतिहास में 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है और भूगोल में भी आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग का तीसरा चैप्टर है, तो चलिए देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है और हम लोग को क्या पढ़ना है आज। तो हमारा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। आपने कई बार पढ़ा होगा, कई किताबों से पढ़ा होगा, कई चैनलों पर पढ़ा होगा, समझ में नहीं आया होगा, या हो सकता है आपको समझ में आया होगा या फिर आप फिर बाद में भूल गए होंगे ना। ऐसा कुछ होता है कि भाई कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में। एनसीईआरटी क्या कहती है, किस प्रकार से हमको समझाने का प्रयास करती है। ओके, क्लास 6 की किताब क्या कहती है। चैप्टर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। तो यहाँ पर आप पृथ्वी को देख सकते हैं, एक प्रकार की यहाँ पर ये गति है। अभी कौन सी गति है, क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। ये देखिए, ये होता है ईस्ट, ओके, और ये होता है वेस्ट, यानी कि ईस्ट मतलब पूरब और वेस्ट मतलब पश्चिम, और ये होता है साउथ, ये होता है नॉर्थ। तो जो हमारी पृथ्वी गति करती है वो पश्चिम से पूरब की ओर, किस ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, वही यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैं आपको ये बता रहा था कि इस चित्र में क्या कह रहा है। ओके, तो इसमें यही बता रहा है कि जो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो किस ओर से किस ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। इतना आप समझ लीजिए। अब चलिए हम लोग कुछ पढ़ते हैं और देखिए, जहाँ कहीं भी 3D फिगर की आवश्यकता होगी मैं लगाऊंगा, आपको एनिमेशन के जरिए भी दिखाऊंगा कि कैसे पृथ्वी घूमती है रियल में। ओके, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जहाँ तक मुझे पढ़ाना होगा वहाँ तक मैं आपको ऐसे एक सर्किल बना दूंगा, घेर दूंगा। ओके, देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। कितनी? 2 प्रकार की, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पहले आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब यहाँ पर मैं पहले समझा देता हूँ। देखिए, जैसे आपने एक लट्टू देखा होगा, लट्टू, तो लट्टू कील के सहारे जब नाचता है, एक ही स्थान पर रुका रहता है और नाचता रहता है कील के सहारे, तो उसे बोलते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति यानी कि जब एक अक्ष के सहारे, अक्ष उसका क्या है, लट्टू का अक्ष क्या है, कील, उस कील के सहारे वो चारों तरफ घूमती है और एक ही स्थान पर रहता है, तो वो है उसकी घूर्णन गति। ओके, घूर्णन गति मतलब अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूमना, और इसको बोलते हैं परिभ्रमण गति भी बोलते हैं। इसको परिभ्रमण गति या दैनिक गति भी बोलते हैं। घूर्णन गति को परिभ्रमण गति, दैनिक गति भी बोल सकते हैं। और जब कोई चीज़ अपने ही परिता घूमती है, अपने परिता मतलब अपने चारों ओर, तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। ओके, जैसे आप अभी एक स्थान पर खड़े हो जाइए और चारों तरफ घूमिए, तो ये क्या होगा, परिभ्रमण गति, घूर्णन गति या दैनिक गति आप कह सकते हैं। फिर दूसरा है हमारा परिक्रमण गति। क्या है परिक्रमण गति? को वार्षिक गति भी कहते हैं। और बस
इसको यही कहते हैं वार्षिक गति, परिक्रमण गति। ओके, तो परिक्रमण मतलब देखिए, परिक्रमण बना है परिक्रमा, यानी कि जब आप किसी वस्तु के चारों ओर घूमे। अभी तक क्या था, आप किसी वस्तु के चारों ओर नहीं घूमते थे, अपने ही ऐसे चारों ओर घूमते थे। लेकिन अब आप किसी वस्तु के चारों ओर घूमे, जैसे मान लीजिए आप किसी मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, मंदिर बीच में स्थिर होता है, आप उसके चारों तरफ घूमते हैं, तो ये क्या है, ये परिक्रमण गति है या वार्षिक गति है। ओके, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो ये है परिक्रमण गति। लेकिन जब पृथ्वी अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूमती है तो ये परिभ्रमण या घूर्णन गति है। अब आपको समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है अक्ष। ओके, अभी मैं बताऊंगा अक्ष क्या है, पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ अक्ष क्या है और ये कोण कैसे बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, सभी लोग जानते हैं। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अभी मैं सब आपको समझाता हूँ। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे वाले भाग में रात होता है, वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। अभी मैं चित्र भी दिखा रहा हूँ। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं इसको। ओके, तो ये पृथ्वी की दैनिक गति भी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में अक्ष क्या होता है। देखिए, पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको मेन चित्र पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये ओके, ये हमारी पृथ्वी है, आप देख रहे हैं। तो इसका जो ध्रुव है, एक ध्रुव ये होगा इसका, यहाँ उत्तरी ध्रुव, और यहाँ होगा इसका मान लीजिए एक दक्षिणी ध्रुव होगा। ओके, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होगा। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को अक्ष कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, ये देखिए उत्तरी है दक्षिणी ध्रुव, एक रेखा ऐसे होती है, ऐसे। ओके, ऐसे एक रेखा होती है, इसी को बोलते हैं अक्ष। इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं, लेकिन वो वास्तविक रेखा नहीं है। पृथ्वी पर आपको वैसी रेखा देखने को नहीं मिलेगी, वो एक काल्पनिक रेखा है। तो पृथ्वी पर खींची गई एक ऐसी रेखा या पृथ्वी पर खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है उसे हम अक्ष कहते हैं। ओके, ये इसका अक्ष। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया हुआ है, इसको पहले समझिए। देखिए 1 मिनट, ये देखिए, ये ही अक्ष है, ये लाइन। ओके, ये लाइन क्या है, अक्ष। और यहाँ पर आप देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव है और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, और इसी को मिलाती है ये रेखा, तो ये क्या कहलाती, अक्ष। ओके, थोड़ी ठंडी ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा ठंड लग रही ना, आवाज़ थोड़ी कांपती हुई आ रही होगी। और ये जो अक्ष है, ये जो अक्ष है, ये अपने वास्तविक अक्ष से कितना झुका है, यानी कि जो कक्षीय समतल पर लंब है उससे कितना झुका है, 23 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 डिग्री झुका हुआ है। ये इसका लंब है, ये वाला इसका लंब है, ये है कक्षीय समतल पर खींचा गया लंब। इससे ये 23.5 डिग्री झुकी हुई। कुल मिलाकर अगर हम एक वैसे बात करें भाई औसतन तो 23 डिग्री, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 23 सही 1/2 डिग्री यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अपने कक्षीय समतल से कितना कोण बनाती है, तो कक्षीय समतल से आप देख सकते हैं 66.5 डिग्री, यानी कि लगभग 66 डिग्री कह सकते हैं। एग्जैक्ट 66 सही 1/2 डिग्री या 66.5 डिग्री आप बोल सकते हैं, ये कोण बनाती है।
तो ये क्या है इसका, ये कक्षीय समतल है, जो ये ऐसे खींचा हुआ है लाइन, ये कक्षीय समतल है। और इससे देखिए ये 66.5 डिग्री का, ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस चित्र में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री और कक्षीय समतल से पृथ्वी का अक्ष कितना कोण बनाता है, तो 66.5 डिग्री, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, और यही ये देखिए 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। आप देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है कैसी है, गोल है। ओके, पृथ्वी कैसी है, गोल है, लगभग गोल है, पूरा नहीं। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। तो जो सूर्य का प्रकाश है ये पृथ्वी के आधे भाग पर ही पड़ता है, पूरे भाग पर नहीं पड़ता, यानी कि इतना ही भाग पृथ्वी का प्रकाशित होता है, आधा ही भाग। पृथ्वी के आधे भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ऐसे यहाँ तक ही मान लीजिए पड़ता है, और इसके पीछे वाला भाग काला काला रहता है, वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती एक टाइम पर, मतलब एक ही भाग में पहुँचेंगी। ओके, तो पीछे वाला भाग अंधकार में रहता है। ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये वाला जो भाग है अंधकार में है, ये वाला प्रकाशित है। और इन दोनों के मध्य जो रेखा बनती है, एक रेखा तो बन जाती है भाई, बॉर्डर बन जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त, यानी कि पृथ्वी के प्रकाशित भाग और अंधकार वाले भाग को मिलाने वाली जो एक रेखा है उसको बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त। ओके, और बीच में यहाँ पर विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो उसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये सब मैंने आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई, इसको भी समझ लीजिए। ये देखिए, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात, तो किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो घूर्णन गति के कारण, यानी कि परिभ्रमण गति के कारण, या आप कह सकते हैं दैनिक गति के कारण। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, ये जरूर पढ़ा कीजिए। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी घूमती है। पृथ्वी कैसी है, गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। गोल एकदम तो नहीं, लेकिन लगभग, मैंने कहा लगभग गोल है। फिर इसको पढ़ते हैं, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सोचिए। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे, मतलब अपने अक्ष पर ना घूमे, तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन ही रहेगा, मतलब जो पृथ्वी का भाग सूर्य की तरफ पड़ेगा वहाँ पर हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। सभी लोग समझ सकते हैं इसको। दूसरे भाग में हमेशा अंधकार रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी, क्योंकि दूसरे भाग में अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो एक भाग में तो भाई सूर्य का प्रकाश पड़ता रहेगा, धीरे धीरे वो स्थान गर्म होकर जलने लगेगा, और दूसरे भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ही नहीं, तो क्या होगा, वो ठंडा होकर के एकदम बर्फ बन जाएगा पूरा। वहाँ लोग ठंड से मरेंगे और एक तरफ गर्म से मरेंगे। ओके, तो वही कह रहा कि दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष 365, यानी कि एक वर्ष मतलब 365 दिन लगभग, पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में, यानी कि 365 दिन 6 घंटे कह सकते हैं आप इसको, इतने में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है पृथ्वी, 365 दिन और 6 घंटे में। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। संभवतः वैसे तो एक वर्ष होता है 365 दिन 6 घंटा, लेकिन हम 365 दिन ही मानते हैं क्योंकि आसान रहता है बोलने में लिखने में, 6 घंटा नहीं जोड़ते हैं। लेकिन जब एग्जैक्ट की बात करते हैं किसी चीज़ की तो वहाँ पर सब कुछ जोड़ लिया जाता है, यानी कि 365 दिन 6 घंटे, और यही 6-6 घंटे जुड़ करके
यानी 6 चौक 24, 4 साल बाद एक दिन और बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं लीप वर्ष। यानी कि उस वर्ष 365 की जगह 366 दिन आ जाते हैं। तो यही 6 घंटे बढ़ जाते हैं। जैसे एक वर्ष 6 घंटे बढ़ा, दूसरे वर्ष 6, ऐसे 4 वर्ष 6 चौक 24, 24 घंटा बराबर एक दिन। तो चौथे वर्ष लीप वर्ष हो जाता है। मतलब जो वर्ष होता है वो 365 की जगह 366 दिन का हो जाता है, जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं। इस चित्र के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। पहले थोड़ा सा ये जो बचा है इसको पढ़ लेते हैं। ये देखिए, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी में जोड़ा जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि 3 वर्ष तो फरवरी 28 दिन की रहती है, लेकिन चौथे वर्ष 29 दिन की हो जाती है, तो वो एक दिन फरवरी के मंथ में ही जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष पृथ्वी 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ओके, पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो पता लगाइए आप सभी लोग, कैलेंडर को देखिए। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। यानी एक वर्ष में कितनी ऋतुएं संभवतः होती है? सामान्यतः 4 ऋतुएं, गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद। ओके, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ये जान लीजिए कि दिन रात किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण, यानी कि दैनिक गति, यानी कि परिभ्रमण गति। लेकिन जो मौसम परिवर्तन होता है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, शरद, ये सारी चीज़ें जो परिवर्तित होती हैं पृथ्वी के किस गति के कारण? तो वार्षिक गति के कारण, या फिर हम कह सकते हैं उसको परिक्रमण गति के कारण। ओके, तो यही यहाँ पर आप देखिए, यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। अभी हम लोग इसको समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जो आओ कुछ करके सीखें, ये नहीं पढ़ना है। आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पर देखिए, चित्र 3.3 अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले इसको पढ़ दूँ, फिर वहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ और समझाता हूँ। इससे आपका 2 बार हो जाएगा। एक बार यहाँ मैं पढ़ूँगा और दूसरी बार समझाऊँगा। ओके, चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है। कब? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने का दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे बड़ा दिन यानी सबसे लंबा दिन तथा रात सबसे छोटी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ओके, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पर। अब यही देखिए 22 दिसंबर वाली स्थिति। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। तो अब देखिए, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, वहाँ पर लेकर चला हूँ, यहाँ समझ में नहीं आएगा, पहले पढ़ देता हूँ, क्योंकि दोनों को एक साथ दिखा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस होता है वो गर्मियों में मनाया जाता है। अब देखिए 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है।
23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसकी विपरीत स्थिति होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात होता है। देखिए, घूर्णन के कारण दिन रात और परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब चलिए हम लोग वहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पहली स्थिति देखिए 21 जून की। ओके, आप ये देखिए, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो आप देख रहे हैं यह जो उत्तरी ध्रुव है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है, देखिए झुका हुआ है। और 21 जून की स्थिति में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। क्यों? क्योंकि सूर्य की तरफ चूंकि उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें बहुत अधिक मात्रा में पड़ती हैं, जिस कारण इस उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दिन बड़ा होता है। ओके, रातें छोटी होती हैं। तो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। और यहाँ पर आप देखिए उत्तरी गोलार्ध चूंकि झुका हुआ होता है, इसलिए कर्क रेखा पर किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा, ये देखिए, ये कर्क रेखा है, ये वाली, ये कर्क, सॉरी 1 मिनट, ये वाली कर्क रेखा है। और इस पर आप देखेंगे तो सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। ये जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ पर एकदम सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून को सूर्य की तरफ पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव झुका होता है। इस कारण पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव यानी कि उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक प्रकाश प्राप्त होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ओके, और इसके विपरीत अगर देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में इस टाइम क्या होता है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में, ये देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ठंडी होगी, प्रकाश पहुंच ही नहीं पाएगा, तो शीत ऋतु यहाँ पर होती है। ओके, तो दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन शीत ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ये सब उत्तरी गोलार्ध वाला है जो भाग प्रकाशित है। ओके, अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो आपकी पृथ्वी है इधर आएगी, ऐसे घूमती है पृथ्वी, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ तक आते आते क्या होगा? जब यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ तक, तो पृथ्वी का धीरे धीरे दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने आने लगेगा। ओके, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है ये सूर्य के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये 22 दिसंबर की स्थिति देखिए। ओके, तो 22 दिसंबर की जब आप स्थिति देखेंगे तो ये देखिए दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव। तो देखिए उत्तरी ध्रुव छुप गया वहाँ पर, देखिए ये देखिए उत्तरी ध्रुव क्या हो गया? छिप गया। यहाँ पर अब सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पा रही। अब सूर्य की किरणें कहाँ पहुँच रही हैं? दक्षिणी ध्रुव में। तो इस यानी कि 22 दिसंबर को क्या होगा? सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। ये है मकर रेखा, ये सॉरी ये वाली मकर रेखा है। ओके, तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इस समय सूर्य की सर्वाधिक किरणें दक्षिणी गोलार्ध में प्राप्त होती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में खूब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। ओके, और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी होंगी, दिन छोटा होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश पहुँचेगा ही नहीं, तो रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। ओके, तो ये जान लीजिए कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत 22 दिसंबर को पड़ती हैं और इस टाइम दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है। ओके, और अब यहाँ देखिए एक स्थिति और है, ये वाली देखिए और ये वाली देखिए, ये दोनों देखिए, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ये जो मकर रेखा है, यानी सॉरी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं, मकर रेखा पर नहीं, भूमध्य रेखा है, बीच वाली जो रेखा है, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए। तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो इस दिन
दिन और रात बराबर होता है, ना तो उत्तर में ज़्यादा प्रकाश प्राप्त होता है ना तो दक्षिण में, यानी कि बराबर प्राप्त होता है। क्योंकि जो सूर्य की किरणें वो एकदम बीचों बीच में पड़ती हैं। बीचों बीच में कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा। उसी पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं 21 मार्च 23 सितंबर को। इसलिए इस दिन को सूर्य की किरणें चूंकि बराबर पड़ती हैं, इसलिए दिन और रात बराबर होता है सभी गोलार्धों में। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, उत्तर अयनांत। तो ये जो पूरी स्थिति है, यानी कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत पड़ती हैं और उस टाइम उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और गर्मी होती है, तो इस पूरी स्थिति को क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत। और इसके विपरीत जब यही सारी प्रक्रियाएं दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं, यानी दिन बड़ा होगा, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को लंबवत पड़ेंगी, दिन बड़ा होगा, गर्मी होगी, तो इस स्थिति को दक्षिण अयनांत कहते हैं। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, इसको भी समझ लीजिए कि जो 21 मार्च है, वहाँ 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। और इसके विपरीत 23 सितंबर को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। सेम यही कॉन्सेप्ट है, मतलब उल्टा, ऊपर वाले का उल्टा हो जाता है। ओके, तो बस यही चैप्टर था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है बढ़िया से समझ में आया होगा। इसको एक दो बार ऐसे देखिए, पढ़िए, समझिए, तब आपको समझ में आएगा। ओके, एक बार में नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।